अरे माँ, जल्दी से पिछले दरवाजे से भागो। नहीं, ये क्या बकवास है। बिना किसी बात के ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इसी वक्त भागो यहाँ से। बेटे के कारोबार का हाल जानने के लिए जब मैं ज्योतिषी के पास गई तो वो बार बार अपनी कौडियाँ पलटती रही, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सीधे मेरे कान में फुसफुसाकर ये बात कही। 20 साल से मैं मालती को जानती थी, लेकिन उसे इतना डरा हुआ और उसके हाथ कांपते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। मैं कुछ भी समझे बिना दक्षिणा फेंक कर पिछले दरवाजे से बाहर भागी और हाँफते हुए घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे समझ आ गया। मालती की वो बेचैन पुकार दरअसल मेरे इर्द गिर्द बुने गए एक भयानक षड्यंत्र का पहला संकेत थी। नमस्ते, मेरा नाम सावित्री देवी है। लोग अपने अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, है ना? जब भी मेरा मन विचलित होता, मैं पास के ज्योतिष केंद्र जाकर अपना भविष्य जानना पसंद करती थी। लेकिन किसने सोचा था कि मेरा यह शौक ही मेरी जान बचाएगा। उस दिन को याद करके अब भी डर और धोखे का एहसास होता है। पर यह इतनी अनोखी कहानी है कि मैं इसे आप सबसे बांटना चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? उस दिन भी मैं हमेशा की तरह सब्जियां खरीदने व्यस्त व्यस्त बाजार गई थी। ताज़ी सब्जियां और फल खरीदने के बाद मेरी नज़र बाजार के कोने में बने माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र पर पड़ी। मैं कभी कभी यहाँ रुककर अपने मन की उलझने मालती से कह देती थी। मालती, अंदर हो क्या? मैंने पुराना दरवाज़ा खटखटाकर खोला और अंदर आते हुए मालती को पुकारा। अरे सावित्री दीदी, आइए आइए। अंदर से मुझसे 5 साल छोटी ज्योतिषी मालती ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। मालती को मैं 20 साल से भी ज़्यादा समय से जानती थी। जब मैं पहली बार इस मोहल्ले में रहने आई थी, तब बाजार के प्रवेश द्वार पर हमारी टोकरियां टकराई थीं और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। आज फिर कौन सी चिंता का पिटारा लेकर आई हो? मालती ने सहजता से मुझे आसन देते हुए पूछा। क्या होगा? बस आदित्य का कारोबार आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वही, और प्रिया की सेहत का भी पूछना था। मैंने आह भरकर आसन पर बैठते हुए कहा। अरे दीदी, आपको हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती है, अपनी खुद की परवाह तो कभी करती ही नहीं। मालती ने चिढ़ते हुए अपनी कौडियाँ बिछा दी। मैं मालती के भविष्यवाणी करने के दौरान अपनी परिचित नज़रों से ज्योतिष केंद्र का मुआयना करती रही। दीवारों पर रंग बिरंगे ताबीज़ लगे थे और धूप की महक मेरी नाक में भर रही थी। मालती कुछ देर तक कौदियों को देखती रही, फिर अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये क्या? मालती ने कांपते हाथों से कौदियों को तेजी से पलटा। एक बार, दो बार, तीन बार। मालती के हाथों की हरकतें और तेज और बेचैन होती गईं। मालती, क्या हुआ? कुछ बुरा आया है क्या? मैं डर से सहम गई और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मालती ने जवाब देने के बजाय अचानक सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। फिर उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, जैसे कोई हमें सुन न ले। दीदी, मालती ने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर फुसफुसाया। मालती की सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मेरा दिल भी कांप रहा है। अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, जल्दी भागो। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं चौंक कर चिल्लाई। अभी समझाने का वक़्त नहीं है। जल्दी उस पिछले दरवाजे से बाहर निकलो। मालती ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़कर पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। मालती की आंखों में डर साफ दिख रहा था। 20 साल में मैंने उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। मैं कुछ भी समझे बिना अपने हाथ में रखे 200 रुपये ज्योतिषी की मेज़ पर फेंक कर मालती द्वारा दिखाए गए पिछले दरवाजे से पागलों की तरह भाग निकली। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया था। मैंने बाजार की भीड़ में खुद को छिपा लिया। सब्जी की दुकान के पीछे खड़ी मैं हाँफते हुए ज्योतिष केंद्र की तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। लोग हमेशा की तरह चीज़ें खरीद बेच रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। मछली वाली चाची एक ग्राहक को एक और मछली दे रही थी और मिठाई वाले अंकल भाप निकलती हुई मिठाई बेच रहे थे। आखिर क्या हुआ है? मैंने अपने उलझे हुए दिमाग को पकड़ धा। मालती की डरी हुई आंखें और उसकी तेज़ आवाज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैं खोई हुई सी अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। आम तौर पर 20 मिनट में तय होने वाली दूरी उस दिन मुझे 30 मिनट से भी ज़्यादा लगी। मेरे पैर मन मन भर भारी लग रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे बैठक से प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। माँ, बाजार से आ गई? प्रिया ने नाराज़ चेहरे से मेरा स्वागत किया। हमेशा की तरह करीने से बनी छोटी,
हल्का मेकअप और साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी वह। हाँ, कुछ सामान लेने गई थी। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी सब्जियों की टोकरी रसोई की मेज़ पर रख दी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रिया मेरे पीछे पीछे आते हुए बोली। क्या बात है? मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए लापरवाही से पूछा। कल सुबह मैंने अस्पताल में अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। माँ, आप अपना पूरा स्वास्थ्य चेकअप करवा लीजिए। स्वास्थ्य चेकअप? अचानक क्यों? मैंने सिर घुमाया। मैंने पिछले साल ही सरकारी चेकअप करवाया था, तो क्या फिर से ज़रूरत थी? माँ, आपकी उम्र भी हो गई है और आप आजकल काफ़ी थकी थकी रहती हैं। बीमार होने से पहले ही जांच करवा लेना बेहतर होगा। प्रिया की सारी बातें सही थीं, लेकिन अजीब तरह से मेरे मन के किसी कोने में बेचैनी थी। लेकिन माँ, अपॉइंटमेंट की पुष्टि के लिए आपका पहचान पत्र और संपत्ति के कागजात की ज़रूरत होगी। आपने कहाँ रखे हैं? प्रिया ने पूछा। संपत्ति के कागजात की भी ज़रूरत है। हाँ, अस्पताल में फॉर्म भरते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आजकल प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल हो गई हैं और स्मार्टफोन ऐप से अपॉइंटमेंट की जानकारी देखने के लिए कृपया अपने फ़ोन का पासवर्ड भी बता दीजिए। प्रिया ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसी पल मालती की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। दीदी, अभी इसी वक्त भागो। क्या मालती ने इसी वजह से इतनी घबराहट में चिल्लाया था? प्रिया, माफ़ करना, मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सिर दर्द भी है। क्या कल का अपॉइंटमेंट हम बात के लिए टाल सकते हैं? मैंने बीमार होने का नाटक करते हुए अपना माथा छुआ। माँ, आप इतनी बीमार हैं? मैंने देखा कि प्रिया के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आई, जो मुझसे नहीं छिपी। प्रिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ीं और उसके होंठ जो मुस्कुरा रहे थे, एक पल के लिए कड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही वह पहले जैसी विनम्र मुस्कान के साथ लौट आई। तो फिर आपको आराम करना चाहिए। मैं जल्दी से रात का खाना बनाती हूँ। आप जाकर अपने कमरे में लेट जाइए। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम तक पहुँचाया। मैं बिस्तर पर लेटकर खाली आंखों से छत को देखती रही। तभी अचानक मुझे 1 साल पहले की बात याद आई। प्रिया ने मुझसे पूछा था, माँ, अगर कभी कुछ हो जाए तो मुझे पता होना चाहिए। आपके बैंक खाते और गहने कहाँ हैं? तब मुझे लगा था कि बहू सच में मेरी चिंता कर रही है और मैंने बिना किसी शक के उसे सब बता दिया था। एक बुरी शंका मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं तुरंत उठकर दराज खोलने लगी। अरे, बैंक खाते नहीं दिख रहे थे। मुझे पक्का याद था कि मैंने उन्हें दराज के सबसे अंदरूनी कोने में रखा था, लेकिन वे कहीं नहीं थे। मैं पागलों की तरह सारी दराजें खंगालने लगी। अलमारी में गहराई में छिपी हुई पति द्वारा दिए गए सोने की अंगूठी वाली छोटी रेशमी डिब्बी मिली, लेकिन डिब्बी खाली थी। मेरे नाम के दोनों बैंक खाते भी गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल कांप रहा था और दिमाग सुन्न पड़ गया था। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं जैसे किसी सदमे में बद्दबधार रही थी। उस रात मैं पल भर भी सो नहीं पाई। मैंने कंबल अपने सिर तक खींच लिया था, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली थीं। अंधेरे में मालती का डरा हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मुझे मालती से फिर मिलना था। मुझे उससे सब पूछना था कि आखिर हो क्या रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं धीरे से अपना कंबल हटाकर उठी। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव आदित्य और प्रिया के कमरे के सामने से गुजरी। मेरा दिल मेरे पैरों की आवाज़ के साथ धड़क रहा था। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए मैं दरवाजे तक पहुंची और जूते रखने की जगह से अपने पुराने जूते निकाले। जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी घुमाई, पुराने दरवाजे से चरमराहट की आवाज़ आई। मेरा दिल मानो रुक सा गया। मैंने सांस रोकी और पीछे मुड़कर देखा। शुक्र है कि घर में गहरी शांति छाई हुई थी। मैंने सुबह की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और घर से बाहर निकल गई। नुकीली हवा मेरे रात के कपड़ों में चुभ रही थी। आकाश अभी भी अंधेरा था, लेकिन पूरब की ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। मैं अपने धड़कते दिल को थामे माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र के सामने पहुंची, लेकिन मानो मेरे बेचैन मन का मजाक उड़ाते हुए ज्योतिषी का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। मालती, मालती, मैंने दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए बेसब्री से मालती का नाम पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उम्मीद में मैंने खिड़की के छेद से अंदर झांका, लेकिन वहाँ घना अंधेरा ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। ओह, अब क्या करूँ? मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया
और मैं वहीं बैठ गई। मैं निस्तेज आंखों से दरवाजे को देखती रही। फिर ठंडी सुबह की हवा में होश आया और मैं उठ खड़ी हुई। मेरे कदम नहीं उठ रहे थे, लेकिन मेरे पास घर वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब मैं घर पहुंची, सूरज बस निकल ही रहा था। कहीं कोई जाग न जाए, ये सोचकर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। तभी मेरी सांस प्रिया को बैठक में खड़े देखकर रुक गई। माँ, प्रिया ने बर्फ़ जैसी ठंडी और तीखी आवाज़ में मुझे पुकारा। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ से आ रही हैं? प्रिया का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसकी सामान्यतः सौम्य और मिलनसार बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ी टहलने निकल गई थी। मैंने बेफिक्री का नाटक करते हुए जवाब दिया, टहलने? क्या आपको पता है कि अभी सुबह के 5 बजे हैं? माँ, क्या आप होश में हैं? प्रिया ने अपनी बाहें मोड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कटाक्ष किया। क्या मुझे अपने ही घर में आने जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी? मैंने भी बिना हिचकिचाए प्रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे सुनो सुनो, ज़रा जल्दी बाहर आओ। प्रिया अचानक अपने बेडरूम की ओर चिल्लाई। तुरंत ही मेरा बेटा आदित्य बिखरे बालों और नाराज़गी भरे चेहरे के साथ बाहर आया। अरे, सुबह सुबह यह सब क्या शोर है? अरे सुनो, माँ को देखो। मैं पूछ रही हूँ कि वे इतनी सुबह कहाँ गई थीं और वे जवाब भी नहीं दे रही हैं। तुम भी तो कहते थे कि आजकल वे अजीब व्यवहार कर रही हैं। प्रिया आदित्य की बाह से लटकते हुए नाटक करने लगी। माँ, कहाँ गई थीं आप इस समय? आदित्य ने आंखें मलते हुए खींच भरी आवाज़ में पूछा। मैंने कहा तो टहलने गई थी। टहलने? इतनी सुबह? माँ, आजकल आपको क्या हो गया है? आप सबको परेशान कर रही हैं। आदित्य की आवाज़ में भी शक और शिकायत भरी थी। मैंने क्या किया कि तुम भी हंगामा कर रहे हो? मेरा सीना भर आया और अनजाने में मैं चिल्ला पड़ी। आप अजीब हरकतें कर रही हैं। अस्पताल जाने का वादा करके आप अचानक मना कर देती हैं और रात में चुपके से बाहर निकल जाती हैं। क्या आप सच में बीमार हैं? आदित्य ने मेरा माथा छूने की कोशिश भी की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहती हूँ। अरे सुनो, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल माँ सच में अजीब हो गई हैं? ठीक उसी पल मैंने प्रिया को आदित्य के कान में जहर की तरह फुसफुसाते सुना। उसे लगा होगा कि मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन वह छोटी सी आवाज़ मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गई। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। ओह, पता नहीं। माँ आजकल बहुत संवेदनशील हो गई हैं। कमरे में जाकर आराम करो। आदित्य ने लंबी सांस ली और वापस बेडरूम में चला गया। उस दिन के बाद मैंने प्रिया से आमना सामना होने से भी बचना शुरू कर दिया। घुटन भरी निगरानी से बचने के लिए मैं अपने बेडरूम में ही बंद रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर प्रिया ने बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। माँ, क्या आप मेरे साथ कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगी? कहाँ? आजकल बहुत अच्छी सुविधा वाले वृद्धाश्रम हैं। माँ, मुझे लगा कि आप बोर हो रही होंगी। हम बस देखने जाएंगे। प्रिया ने अजीब सी चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि मना करने पर वह क्या करेगी, मैं अनमने ढंग से उसके साथ चल दी। प्रिया मुझे कार में बिठाकर काफ़ी दूर तक ले गई। कार परिचित शहर से दूर होती जा रही थी, बाहरी इलाकों की ओर और दूर। ये कहाँ है? क्या हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं? हम पहुँच गए माँ। ये एक शांत और अच्छी हवा वाली जगह है, आपको पसंद आएगी। प्रिया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जहाँ कार रुकी वह एक बड़ी सी इमारत थी जो एक सुनसान बाहरी इलाके में अकेली खड़ी थी। इमारत के ऊपर एक बोर्ड पर प्रीमियम हेल्थ चेकअप सेंटर साफ दिख रहा था। अरे, यह तो अस्पताल है। तुमने कहा था कि हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। मैंने हैरान होकर चिल्लाया। माँ, आजकल वृद्धाश्रम और अस्पताल साथ में हों तो ही उसे असली अच्छी जगह माना जाता है। पहले अंदर चलते हैं। प्रिया ने मेरी बाँह कसकर पकड़कर खींच लिया। अंदर घुसते ही अस्पताल जैसी साफ सुथरी लॉबी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ लगभग कोई आदमी नहीं दिख रहा था। नमस्ते श्रीमती जी। तभी एक सूट पहने महिला पास आई। उसके नाम कार्ड पर सलाहकार प्रमुख बग मिनजोंग लिखा था। मैं आपको परामर्श कक्ष में ले चलती हूँ। उसने हमें एक छोटे से परामर्श कक्ष में पहुँचाया। बैठते ही बैग मिनजोंग ने कागज़ों का एक मोटा बंडल मेज़ पर रख दिया।
माँ, आपको बस इन कागज़ों पर हस्ताक्षर करने हैं। अरे, हम तो देखने आए थे। ये किस बात के हस्ताक्षर? मैंने कांपते हाथों से कागज़ उठाए। ये प्रवेश सहमति पत्र है। आप जैसे बुजुर्गों के लिए लगातार स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हम आपको स्पेशल रूम में आराम से रखेंगे। बग मिंजोंग ने पेन आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, प्रवेश, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यह सिर्फ एहतियाती उपाय है। माँ, पहले से देखभाल करना कितना अच्छा होता है। नहीं, मुझे ये प्रवेश ववेश नहीं चाहिए। मैंने कागज़ों को ज़ोर से मेज़ पर रख दिया। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बस एक बार कागज़ देख लीजिए। प्रिया ने कागज़ फिर से मेरे सामने खिसका दिए। मैं अनमने ढंग से कागज़ धीरे धीरे पढ़ने लगी। पहला पन्ना एक सामान्य प्रवेश सहमति पत्र जैसा था, लेकिन जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रवेश की अवधि के दौरान रोगी की सभी संपत्ति का प्रबंधन निर्दिष्ट अभिभावक को सौंपा जाएगा। डिस्चार्ज के बाद होने वाले सभी नर्सिंग खर्चों का भुगतान रोगी की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाएगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। यह कोई प्रवेश सहमति पत्र नहीं था। यह मेरी हर चीज़ छीनने के लिए एक संपत्ति त्याग पत्र से कम नहीं था। यह सब क्या बकवास है? मैं इस पर बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं करूँगी। मैंने कागज़ों का बंडल फेंक दिया। माँ, प्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। श्रीमती जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यह तो एक छोटा सा काम है, बस यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। बग्गे मिंजोंग ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। नहीं, कहती हूँ, मुझे अभी घर जाना है। दूर हटो। मैं अचानक उठकर परामर्श कक्ष के दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ, कहाँ जा रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। प्रिया ने मेरी बाँह पकड़ ली, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे झटका दिया और बाहर भागी। घर जाओ। वापसी में गाड़ी में प्रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके कटे होंठ और ठंडा चेहरा किसी भी बात से ज़्यादा भयानक थे। उस दिन के बाद से प्रिया की निगरानी और ज़्यादा खुली हो गई थी। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाती, वह पूछती, कहाँ जा रही हो? और अगर फ़ोन बजता तो पूछती, कौन है, क्या बात है? प्रिया मेरे हर कदम पर नज़र रखती थी और मुझे जकड़ कर रखती थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं कुछ बहुत बुरा न हो जाए। उस रात मैंने अपने सबसे गहरे संदूक में छिपा रखी एक छोटी सी डायरी निकाली और उस दिन से मैंने हर बात लिखना शुरू कर दिया। 12 अक्टूबर दोपहर 2 बजे प्रिया ने मुझे बाहर जाने से रोका। 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे प्रिया ने मेरे फ़ोन पर बातचीत सुनने की कोशिश की। 14 अक्टूबर प्रिया ने मेरी अनुमति के बिना मेरी डाक खोल दी। मैंने सब कुछ बिना भूले बहुत सावधानी से दर्ज किया। एक दोपहर एक बार फिर प्रिया ने मेरी एक चिट्ठी मनमाने ढंग से खोल दी और मेरे कमरे में घुस आई। माँ, यह सब क्या है? प्रिया जो दस्तावेज लहरा रही थी, वह व्यक्तिगत पेंशन बीमा का विवरण था। माँ, आपके नाम पर ऐसा बीमा भी था? आपने इसे कब खरीदा? प्रिया की आंखें लालच से चमक उठीं। बहुत पहले की बात है। तुम्हारे ससुर ने अपने जीवन काल में करवाया था। तो ये सब कितने का होगा? ये जानकर क्या करोगी? नहीं, बस मैं उत्सुकता से पूछ रही थी। प्रिया दस्तावेज लेकर मेरे कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मैं बेचैनी से घिर गई। पैसों की गंध सूंघती हुई लकड़बग्घे जैसी प्रिया का चेहरा मुझे भूला नहीं था। कुछ दिनों बाद आदित्य काम से घर आया। प्रिया आदित्य को बेडरूम में खींच ले गई और वे काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। उनकी आवाज़ें दरवाजे के नीचे से रिस रही थीं। सुनो, बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। अगर तुम यहाँ हस्ताक्षर कर देते हो तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन माँ चुप नहीं बैठेंगी। माँ को मैं समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। प्रिया की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे से कान सटा दिया। ठीक है, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये आदित्य की आवाज़ थी। उसी पल मेरा दिल बैठ गया। अगले दिन सुबह आदित्य ने काम पर जाने से पहले मुझे बुलाया। माँ, मुझे माफ़ करना, मैं भी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। आदित्य ने मेरी आंखों से नज़रें चुराते हुए अपना सिर झुका लिया। क्या मतलब है इसका? अब से घर के सारे पैसों का इंतज़ाम प्रिया देखेगी। मैंने यहाँ हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदित्य ने मुझे जो कागज़ दिखाया उस पर साफ साफ संपत्ति प्रबंधन अधिकार हस्तांतरण लिखा था। आदित्य, तुम ये क्या कर रहे हो? होश में आओ बेटा। मेरी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। माँ,
मैं भी अपने व्यापार की वजह से मरा जा रहा हूँ, कृपया मुझे समझो। आदित्य बस इतना ही कहकर दरवाज़ा खोलकर भाग गया। मैं वहीं जड़वत खड़ी रह गई। तभी मेरे पीछे प्रिया आई। माँ, आदित्य की संपत्ति का प्रबंधन मैं पूरी पारदर्शिता से करूँगी, और माँ, आपकी संपत्ति भी अब मैं ही संभालूंगी, इसलिए आप चिंता न करें और आराम से रहें, प्रिया ने एक भयानक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया के संपत्ति का प्रबंधन संभालने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। मेरा वह घर, जिसे मैंने जीवन भर अपनी मेहनत से बनाया था, एक ठंडे कारागार में बदल गया था। आखिरकार प्रिया ने मेरे कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया और कहा कि मैं तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक कि मैं फिर से अस्पताल न जाऊं। हर रात मैं बिना सलाखों वाली जेल में बंद होकर बाहर देखती थी। मैं यहाँ से भागने के मौके की ताक में रहती थी। मेरी डायरी में हर दिन प्रिया की क्रूरता दर्ज होती रहती थी। मैं यह मानकर कि एक दिन इस सारे नर्क का अंत होगा, बस उस दिन का इंतज़ार करती रहती थी। एक हफ्ते बाद एक चमत्कार की तरह मौका मिला। प्रिया को आदित्य की कंपनी में कोई ज़रूरी काम आ गया और वह हड़बड़ी में बाहर जाने की तैयारी करने लगी। माँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में लौट आऊँगी, तब तक आप कमरे में शांति से रहिएगा, कोई और बात सोचना भी मत। प्रिया ने एक जेलर की तरह मुझे धमकाया और दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। मैंने कहीं ऐसा न हो सोचकर दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही कार की आवाज़ पूरी तरह से दूर हुई, मैंने जल्दी से अलमारी की गहराई में छिपाए गए आपातकालीन 500 रुपये के 2 नोट निकाले और उन्हें अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। भागने का यही मौका है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैंने कमरे में पागलपन की तरह चारों ओर देखा। दरवाज़ा बंद था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता खिड़की थी। शुक्र है घर पहली मंजिल पर था, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मैंने मुश्किल से चरमराती खिड़की खोली और बाहर देखा। नीचे एक छोटा सा बगीचा था और यह करीब 2 मीटर ऊंचा लग रहा था। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही होगा। मैंने एक चादर खिड़की से बगीचे में ज़ोर से फेंकी और सावधानी से खिड़की के किनारे पर बैठ गई। मेरा दिल पसलियों को तोड़ने जैसा धड़क रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जैसे कि पतले पेड़ की पत्तियां, लेकिन सोचने का वक़्त नहीं था। मैंने खिड़की के किनारे को पकड़कर धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे किया। मेरे पैर हवा में टटोल रहे थे। भगवान की कृपा हो। मैंने आंखें बंद की और खिड़की के किनारे से हाथ छोड़ दिए। धमक की आवाज़ के साथ मैं बगीचे में गिर गई। मेरे टखने में तीखा दर्द हुआ, लेकिन सहने लायक था। मैं तेज़ी से उठी और मिट्टी से सनी चादर को उठाया और कोई देख न ले, यह सोचकर दीवार के पीछे छिपकर गली से बाहर निकल गई। मेरा दिल फटने वाला था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पागलपन की तरह दौड़ती रही। मालती को वहीं होना चाहिए। मैं बेसब्री से बुदबुदाते हुए माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र की ओर दौड़ी। जब मैं माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र पहुंची तो मेरी सांस फूल रही थी और पैर कांप रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से दुकान का दरवाज़ा पिछली बार की तरह कसकर बंद था। मालती, क्या तुम अंदर नहीं हो? मालती। मैं बेताबी से दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, इस बार भी नहीं। आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई तो मैं वहीं ढेर हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गर्म आंसू लुढ़कने लगे। दादी। तभी मेरे पीछे से एक अनजान आदमी की आवाज़ आई। मैं चौंक कर मुड़ी। एक दुबला पतला नौजवान जो 20 साल का लग रहा था मुझे देख रहा था। क्या आप सावित्री देवी दादी हैं? नौजवान ने सावधानी से पूछा। हाँ, मैं सावित्री देवी हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सानू है। मैं मालती दीदी का सहायक हूँ। नौजवान ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर कहा। मालती का सहायक? हाँ, दीदी ने कहा था कि आप जल्द ही आने वाली हैं। जब आप आई तो मुझे अंदर बिठाने के लिए कहा था। पहले अंदर आइए। सानू ने आसानी से ज्योतिष केंद्र का दरवाज़ा खोला। मैं हतप्रभ होकर सानू के पीछे पीछे अंदर चली गई। ज्योतिष केंद्र अभी भी मन को शांत करने वाली धूप की गहरी सुगंध से भरा था। यहाँ बैठिए दादी, सानू ने एक आसन देते हुए विनम्रता से कहा। लेकिन मालती कहाँ है? तुम यहाँ क्यों हो? मैंने बेचैनी से चारों ओर देखते हुए पूछा। दीदी को कुछ दिनों से कुछ अनजान आदमी धमकियाँ दे रहे थे, इसलिए वह कुछ समय के लिए कहीं और चली गई हैं। क्या धमकियाँ? मेरा दिल बैठ गया था।
ऐसा लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि दीदी आपके घर के मामलों में शामिल थीं। सानू ने दराज से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। दीदी ने ये आपको देने के लिए कहा था जब आप आई। सानू ने मुझे लिफाफा पकड़ाया। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था। दीदी, क्या बहू आपको अस्पताल ले गई थी? यह अल्जाइमर का बहाना बनाकर आपको ज़बरदस्ती भर्ती करने के लिए एक जाल होगा। प्रीमियम स्वास्थ्य जांच केंद्र की प्रबंधक पारुल और मनोरोग विशेषज्ञ डॉ चेतन सब मिले हुए हैं, इसलिए कुछ भी हस्ताक्षर मत करना। नोट पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में खून जम गया। लग रहा था जैसे जान निकल गई हो। हे भगवान, ये क्या? सावित्री देवी जी, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड्डी एच गया है। आदित्य का मित्र चिंता भरे चेहरे से पूछता है। मैं ठीक हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैंने अपना सिर झुका लिया। सावित्री देवी जी, मैं आपकी मदद करूँगा। आदित्य का मित्र दृढ़ निश्चय से गंभीर स्वर में बोला। आदित्य का मित्र भला मेरी मदद कैसे करेगा? जी, मैं कंप्यूटर विज्ञान का छात्र हूँ। मैंने डिजिटल फॉरेंसिक नाम की तकनीक सीखी है। डिजिटल क्या? सीधे शब्दों में कहूँ तो यह कंप्यूटर या मोबाइल से मिटाए गए रिकॉर्ड या निशानों को खोजने की तकनीक है। सावित्री देवी जी, आपकी बहू ने क्या किया है? मैं उसका सबूत ढूंढ सकता हूँ। आदित्य का मित्र बैग से लैपटॉप निकालते हुए आत्मविश्वास से बोला। क्या यह सच में संभव है? बिल्कुल। दरअसल मेरे दादाजी एक बार ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने वाले थे। तब ठगों ने उनकी सारी जमा पूंजी लूटने की कोशिश की थी। आदित्य का मित्र की आवाज़ धीमी हो गई। इसलिए मैंने बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों का बहुत अध्ययन किया है। सभी के तरीके लगभग एक जैसे होते हैं और मैं मालती की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मालती जी ने मेरे दादाजी की मदद की थी। अब मैं उनका एहसान चुका रहा हूँ। आदित्य का मित्र मासूमियत से मुस्कुराया। तभी ज्योतिष केंद्र का पिछला दरवाज़ा चरमरा कर खुला। सावित्री दीदी, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मैंने सिर घुमाया तो सामने मालती खड़ी थी, जिसे मैं इतनी देर से देखना चाहती थी। मालती! मैं कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई और मालती को कसकर गले लगा लिया। दीदी, ये क्या हालत बना ली है? क्या आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? मालती ने मेरे कंधे थपथपाते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मुझे तो ऐसी बातें एक दो बार नहीं हुई। मैं तो सावधान थी और सब ठीक रहा। मालती ने अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतारते हुए हल्की मुस्कान दी। दीदी, पहले बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। मालती ने मुझे बिठाते हुए कहा। उस दिन जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो मैं भी बहुत हैरान रह गई थी। ये सिर्फ एक खराब कुंडली नहीं थी। मेरी अंतरात्मा एक बड़े खतरे की चेतावनी दे रही थी। चेतावनी? हाँ, ये एक मजबूत संकेत था कि जल्द ही आपकी जान पर बन आएगी। इसलिए मैंने पहले आपको यहाँ से निकाला और तुरंत पीछे पड़ताल शुरू कर दी। तुमने क्या पता लगाया? दीदी की बहू प्रिया। उस औरत ने पिछले साल से ही इस सब की योजना बना ली थी। अस्पताल की समन्वयक पारुल और मनोरोग विशेषज्ञ विवेक के साथ मिलकर। मालती ने कागज़ों का बंडल निकालकर मेरे सामने फैला दिया। ये लोग आदतन अपराधी हैं। ये स्वस्थ बुजुर्गों को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करते हैं, उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराते हैं और इस बीच उनकी सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। कागजात में उन अन्य पीड़ितों के मामले भरे हुए थे जिनके साथ बिल्कुल हमारी तरह ही धोखा हुआ था। ऐसे नीच लोग भी दुनिया में हैं। गुस्से से मेरे हाथ कांपने लगे। सावित्री देवी जी, शांत हो जाइए। अब हम आपके साथ हैं। आदित्य का मित्र ने मेरा हाथ गर्मजोशी से थाम लिया। हाँ दीदी, हम तीनों मिलकर आपको भी बचाएंगे और आपकी संपत्ति भी, और उस दुष्ट बहू के अपराध को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। मालती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। क्या हम सच में ऐसा कर पाएंगे? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। बेशक कर सकते हैं। हमारे पास पूरी योजना है। आदित्य का मित्र ने आत्मविश्वास से लैपटॉप खोला। सबसे पहले मैं सावित्री देवी जी के ऑनलाइन खाते का विवरण जांचूंगा और अगर मोबाइल से कोई रिकॉर्ड मिटा दिया गया है तो उसे ठीक करूंगा। मैं पता लगा सकता हूं कि बहू ने सावित्री देवी जी के पैसे कहाँ ट्रांसफ़र किए और उसने किसके साथ मिली भगत की। और मैं अस्पताल वालों पर धावा बोल दूंगा। मेरा सूचना तंत्र कोई छोटा मोटा नहीं है। मालती ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? जब मैंने पूछा तो मालती ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया।
दीदी, आपको सबसे महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने होंगे। बहू के हर शब्द, हर हरकत, छोटी से छोटी बात भी रिकॉर्ड करनी होगी। बाद में अदालत में ये सभी निर्णायक सबूत बनेंगे। दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने बारी बारी से उन दोनों के चेहरों को देखा। मेरे दिल में कुछ गर्म सा उमड़ आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू निराशा के नहीं बल्कि गर्म उम्मीद के थे। आदित्य का मित्र, तो क्या तुम पहले मेरा मोबाइल देख सकते हो? बहू ने अपनी मर्जी से लॉक का पासवर्ड बदल दिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। चिंता मत कीजिए सावित्री देवी जी, ये बहुत आसान है। आदित्य का मित्र ने मोबाइल लेकर लैपटॉप से जोड़ा और फिर उसने अपनी फुर्तीली उंगलियों से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। हो गया, पासवर्ड रीसेट हो गया है और डिलीट किए गए मोबाइल रिकॉर्ड भी सभी वापस आ गए हैं। क्या इतनी जल्दी? हाँ, और सावित्री देवी जी के खाते से निकाले गए पैसों के अलर्ट मैसेज वापस आ गए हैं। बहू ने उन्हें डिलीट कर दिया था। आदित्य का मित्र ने स्क्रीन दिखाई। 3 लाख रुपये निकाले गए, 5 लाख रुपये निकाले गए। मेरी जानकारी के बिना मेरे खाते से पैसे निकाले जाने के रिकॉर्ड एक के बाद एक दिखाई दिए। ये सब मैंने अनजाने में अपने दांत पीस लिए। दीदी, जल्दी करते हैं, इससे पहले कि आप घर वापस जाइए हमें एक योजना बनानी होगी। हम तीनों ने सिर जोड़कर आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले तक मुझे दबाने वाला अनिश्चित डर धीरे धीरे गायब हो गया था। अब मैं अकेली नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। मालती ने कागज़ पर तेज़ी से कुछ लिखा और फिर मेरी आंखों में सीधे देखकर बोली, दीदी, अब पलटवार करने का समय आ गया है। मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। नरक जैसे समय के बाद आखिरकार मैं प्रिया का सामना करने के लिए तैयार थी। इस तरह 4 दिन बीत गए। आदित्य का मित्र ज्योतिष केंद्र के एक कोने में दिन रात कंप्यूटर से चिपका रहा। सावित्री देवी जी, यह सच में कोई आसान काम नहीं है। आदित्य का मित्र ने अपने उलझे हुए बालों को खुजलाते हुए गहरी सांस ली। क्या हुआ? क्या ये नहीं हो पा रहा है? मैंने बेसब्री से पूछा। उस बहू ने सावित्री देवी जी के वित्तीय खाते के पासवर्ड के साथ साथ जिन चीज़ों तक उसकी पहुंच थी वे सभी बदल दी हैं। सुरक्षा सेटिंग्स भी इतनी परतों में लगा रखी हैं। आदित्य का मित्र ने जटिल कोड से भरी स्क्रीन की ओर इशारा किया। दोहरा, तेरा प्रमाणीकरण तो सामान्य है, ये जानबूझकर रोका गया है, मेरे बस की बात नहीं है। तो अब क्या करें? मैं निराश होकर कुर्सी पर गिर गई और गहरी सांस ली। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए मालती ने धीरे से कहा, दीदी चुपचाप, वो फिर आ गए हैं। कौन आ गया है? पिछले का कुछ दिनों से हमारी दुकान के आसपास मंडराने वाले लोग, वह काले रंग की गाड़ी में बैठा आदमी। मालती ने पर्दे को नाखून जितना उठाया। मैंने भी सावधानी से खिड़की से बाहर देखा। सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी और उसमें बैठा एक आदमी खुलेआम हमारी तरफ देख रहा था। आखिर ये लोग कौन हैं? मुझे लगता है कि ये जासूसी एजेंसी के गुर्गे हैं। आपकी बहू ने ही इन्हें लगाया होगा। मालती की आवाज़ में हल्की सी कंपी थी। क्या इसका मतलब है कि वे हमें निगरानी में रख रहे हैं? ऐसा ही लगता है। हम पूरी तरह से जाल में फंस गए हैं। आदित्य का मित्र ने तुरंत पर्दे को वापस लगा दिया। मैं कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। मेरी सांस अटकने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब पकड़े जाएंगे? दीदी, होश में आओ, शांत हो जाओ। मालती ने मेरे कंधे थपथपाए, लेकिन मुझे थामने वाली मालती की उंगलियां भी ठंडी पड़ रही थीं। मैं उस रात बिना सोए गुजारी। ज्योतिष केंद्र के कमरे में लेटी मैं हल्की चांदनी में छत को देखती रही। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सह नहीं सकती। तभी मुझे एक चेहरा याद आया जिसे मैं पूरी तरह भूल चुकी थी। पिछले वसंत में जब भीड़भाड़ वाले बाजार में मेरी जेब कट गई थी, तब मेरी मदद करने वाले युवा पुलिस अधिकारी का चेहरा। उस दिन भी मैं बाजार में ख़रीदारी कर रही थी, लेकिन अचानक किसी ने मेरा थैला झटके से छीनकर वह गली में गायब हो गया। अरे चोर, पकड़ो उसे! मैंने चिल्लाया, लेकिन वह दुबला पतला नौजवान पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो गया। मैं हताश खड़ी थी। तभी पास के पुलिस स्टेशन से एक फुर्तीला पुलिसकर्मी बिजली की तरह निकला। दादी, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह लगभग 38 साल का लंबा चौड़ा सब इंस्पेक्टर था। मेरा थैला, वह मेरा थैला, वह किस तरफ गया? इधर, उस गली में।
पुलिसकर्मी ने मेरे वाक्य पूरा होने से पहले ही उस गली में दौड़ लगा दी। 10 मिनट हुए होंगे। पुलिसकर्मी हाँफते हुए वापस आया और उसके हाथ में मेरा पुराना थैला था। दादी, ये रहा। ओह भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थैले को गले लगा लिया और बार बार सिर झुकाया। आगे से ध्यान रखिएगा दादी, आजकल व्यस्त बाजार में जेब अख्तरों का बहुत आतंक है। पुलिसकर्मी ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया। उस पर सब इंस्पेक्टर अनुभव शर्मा लिखा था। अगर आपको फिर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक पुलिस स्टेशन में संपर्क कीजिएगा। अनुभव ने दिल जीतने वाली मुस्कान बिखेरी। उस दिन के बाद मैंने वह कार्ड अपने पर्स के सबसे गहरे कोने में रख दिया और उसे भूल गई थी। हाँ, सब इंस्पेक्टर अनुभव शर्मा। मैं अचानक खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह सूरज उगते ही मैंने मालती और सुनु को अनुभव शर्मा के बारे में बताया। चलो पुलिस से मदद मांगते हैं दीदी। पुलिस हम जैसे आम लोगों की बात पर विश्वास करेगी क्या? मालती ने चिंतित चेहरे से पूछा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम बस चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते। मैंने अपने पर्स से मुड़ा तुड़ा कार्ड निकाला। मैं अकेले ही पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। दीदी, ये क्या कह रही हो? अकेले जाना खतरनाक है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। मालती मेरे बगल में सटकर खड़ी हो गई। हम पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन में घुसे, 2 युवा पुलिसकर्मियों ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। आप किस काम से आए हैं? एक पुलिसकर्मी ने कड़क लहजे में पूछा। हम अनुभव शर्मा जी से मिलने आए हैं। मैंने सावधानी से पूछा। हाँ, वह अंदर हैं? पुलिसकर्मी ने उंगली से अंदर की ओर इशारा किया। अनुभव कागजात संभालते हुए हमें देखकर चौंक गया। अरे दादी, आप पिछले साल व्यस्त बाजार में मिली थीं, है ना? अनुभव अपनी कुर्सी से उठा और गर्मजोशी से अभिवादन किया। हाँ, तुम्हें याद है जब मेरी जेब कटी थी? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। लेकिन आप किस काम से आए हैं? अनुभव ने हमें बैठने के लिए कुर्सी देते हुए पूछा। मुझे अन्य पुलिसकर्मियों की नज़रें महसूस हुईं, इसलिए मैंने आसपास देखा। क्या हम थोड़ी शांत जगह पर बात कर सकते हैं? ज़रूर, कृपया इस संगमसिल में आएं। अनुभव हमें एक छोटे से संगमसिल में ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अनुभव ने पूछा, दादी कोई बात है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने सूखी लार निगली और तब से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। प्रिया का दोहरा चेहरा, रातों रात गायब हुए बैंक पासबुक और गहने, मुझे पागल साबित करने की कोशिश में अस्पताल में हुई घटना और कमरे में बंद रहकर बिताए गए भयानक समय तक मैंने सब बता दिया। अनुभव ने हाथ बांधकर बिना हिले डुले मेरी बात गंभीरता से सुनी। दादी, ये सिर्फ वो पारिवारिक झगड़ा नहीं है। सारी बात सुनने के बाद अनुभव ने पेन उठाते हुए कहा, यह बुजुर्गों को निशाना बनाने वाला एक विशिष्ट संपत्ति धोखाधड़ी का अपराध है। दादी ने जिस तरीके का जिक्र किया है वह आजकल बढ़ रहे मामलों के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। सचमुच? हाँ, ये एक नया अपराध है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति को डिमेंशिया का नाटक करके जबरन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इसी बीच उसकी संपत्ति हड़प ली जाती है। अनुभव ने सिर हिलाया। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मालती ने आगे झुकते हुए बेचैनी से पूछा। मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन दिक्कत सबूतों की है। अनुभव ने उलझा हुआ चेहरा बनाया। औपचारिक जांच शुरू करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए कि अपराध किया गया है। अभी तो सिर्फ दादी का बयान है। तो अब हम क्या करें? मेरा दिल बैठ गया। अभी तुरंत औपचारिक जांच मुश्किल है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद कर सकता हूँ। अनुभव ने अपनी डेस्क की दराज खोली। यह लीजिए। अनुभव ने मुझे एक छोटा डिब्बा दिखाया। यह क्या है? ये एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस है। आपकी बहू की धमकियाँ या ज़बरदस्ती की बातें सब रिकॉर्ड करें। ये निर्णायक सबूत हो सकता है। अनुभव ने डिब्बा मुझे दिया। क्या इससे हमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अगर बातचीत में शामिल व्यक्ति खुद रिकॉर्ड करता है तो यह कानूनी है। बाद में यह अदालत में भी बहुत महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। अनुभव ने उपयोग करने का तरीका विस्तार से समझाया। और आपने उन जासूसों की बात की थी, है ना? हाँ, मैं उनकी पहचान करके उन्हें अवैध जासूसी के आरोप में कड़ी चेतावनी दे दूंगा ताकि वे फालतू में दखल न दें। सचमुच? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मालती ने हैरत से पूछा। हाँ,
इससे आप दोनों को काम करने में बहुत आज़ादी मिलेगी। अनुभव ने अपनी नोटबुक में कुछ तेज़ी से लिखा। अनुभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच आपका बहुत धन्यवाद। मैंने अनुभव का हाथ कसकर पकड़ा। दादी, हिम्मत रखिए, मैं पीछे से लगातार निगरानी रखूंगा। कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो कभी भी संपर्क करें। अनुभव ने फिर से मुझे विजिटिंग कार्ड दिया। इस बार उस पर मेरा निजी फ़ोन नंबर भी लिखा था। हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। कंधों पर रखा भारी बोझ अब हल्का महसूस हो रहा था। दीदी, अब पुलिस हमारी तरफ है, हमारी तरफ। मालती बच्चों की तरह मेरे हाथ पकड़कर खुशी से उछल पड़ी। हाँ, अब सचमुच उम्मीद की किरण दिख रही है। मेरे चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद मुस्कान खिली थी। माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र लौटकर हमने सुनु को सारी खबर बताई। वाह, कमाल हो गया, सच में कमाल है, पुलिस हमारी मदद करेगी। सुनु अपनी जगह पर उछलते हुए खुशी से चिल्लाया। ये देखो, ये एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस है। मालती ने गर्व से डिब्बा खोला। वाह, इससे हम उस बहू को धमकी देते हुए रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सुनु ने उत्सुकता से रिकॉर्डर को देखा। सुनु, तुमने जिस प्रोग्राम की बात की थी उसका क्या चल रहा है? मालती ने पूछा। ओह वह, अब जब पुलिस का मजबूत सहारा मिल गया है तो उसे लागू करने का समय आ गया है। सुनु ने आत्मविश्वास से अपना लैपटॉप खोला। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो बहू के लैपटॉप को दूर से एक्सेस कर सकता है, बस वह इसे निगल जाए। कैसे? ईमेल का उपयोग करेंगे। दादी के नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय ईमेल के रूप में भेजेंगे और पैसे की लालची बहू निश्चित रूप से उसे खोलेगी। क्लिक करते ही प्रोग्राम अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। सुनु ने विश्वास के साथ कहा। आज रात ही भेजूंगा। ठीक है, तो चलो हम अपनी योजना को एक बार फिर से दोहराते हैं। मालती ने एक कागज़ खोला। हम तीनों ने फिर से सिर जोड़ा। अब हमारे पास पुलिस के रूप में दुनिया का सबसे मजबूत समर्थन था। गहरे अंधेरे में हमें आखिरकार एक उम्मीद की किरण मिली थी। दीदी, अगले हफ्ते अस्पताल की अपॉइंटमेंट है, उसी दिन का फ़ायदा उठाते हैं। मालती ने कैलेंडर पर एक ख़ास तारीख पर उंगली रखी। कैसे फ़ायदा उठाएं? मैंने पूछा तो सुनु ने कहा, अनुभव शर्मा जी ने जो रिकॉर्डर दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। बहू और अस्पताल के लोगों के बीच की सारी बातचीत रिकॉर्ड करेंगे और उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दादी, मैं इसे आपके जैकेट में इस तरह छिपा दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये इतना छोटा है कि कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन वह नागिन जैसी प्रिया इतनी आसानी से मुझे अस्पताल ले जाएगी क्या? आप पहले जाने के लिए ज़िद करो, तब वह लोमड़ी जैसी बहू शक करने के बजाय खुशी से उछल पड़ेगी। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सुबह मैंने अपना मन पक्का किया और घर वापस गई, और हुआ भी वही। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, प्रिया हाथ बांध कर मुझे घूर रही थी। माँ, आखिर आप कहाँ घूमती रहती हैं? कई दिनों से बाहर हैं और घर नहीं आई। क्या आप जानती हैं मैं कितनी घबराई हुई थी? प्रिया की आवाज़ में परेशानी की जगह मेरे मन में चिढ़ और शक भरा हुआ था। मेरी सहेली मेरे घर आई थी और जब उसने कुछ दिन रुकने की बात कही तो मैंने सहजता से जवाब दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे प्रिया, अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उस अस्पताल में फिर से जाना चाहिए। क्या अस्पताल? अचानक आप ये क्यों कह रही हैं? प्रिया की आंखें सिकुड़ गईं। सोचती हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो बच्चों की बात माननी चाहिए। पहले से ही स्वास्थ्य की जांच करवाना अच्छा रहता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आदित्य भी साथ चले तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा इकलौता बेटा मेरे साथ होगा, तभी मेरा मन शांत रहेगा, है ना? मैंने जानबूझकर बेटे का बहाना बनाया। ओह सच में? अरे वाह माँ, आपने बहुत अच्छा सोचा। प्रिया के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। बेशक आदित्य जी को भी साथ चलना चाहिए। मैं अभी अस्पताल में फ़ोन करके आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा देती हूँ। प्रिया खुशी से उछल पड़ी और अपना मोबाइल फ़ोन निकालने लगी। 4 दिन बाद निर्णय का दिन आ गया। मैं सुबह सुबह घर से निकली और मालती से मिली। मालती ने एक गहरी टोपी पहन रखी थी और बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए थे ताकि उसे कोई पहचान न सके। दीदी, ये जैकेट पहनिए। मालती ने मुझे एक शानदार जैकेट दी। आप पूछ रही हैं क्यों?
मैंने इस जैकेट की अंदरूनी जेब में रिकॉर्डर पूरी तरह से छिपा दिया है। बस स्विच को हल्के से ऊपर करना है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने मालती द्वारा दी गई जैकेट पहन ली। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। दीदी, अपना ध्यान केंद्रित रखिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस सामान्य की तरह नहीं, एक बीमार व्यक्ति की तरह व्यवहार करना है। मालती ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, चिंता मत कर, मैंने छोटा सा जवाब दिया और घर वापस चली गई। माँ, आप तैयार हैं? हमें अब निकलना होगा। प्रिया ने एक महंगा बैग पकड़ रखा था और मुझे जल्दी करने के लिए कह रही थी। आदित्य भी दरवाजे पर असहज चेहरे के साथ खड़ा था। माँ, चलें? हम कार में बैठे। आदित्य ने स्टीयरिंग संभाला और प्रिया व मैं साथ में पिछली सीट पर बैठे। अस्पताल के रास्ते में कार में केवल दम घोंटने वाली खामोशी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखने का नाटक किया और जैकेट की अंदरूनी जेब में छोटे रिकॉर्डर को छूती रही। अस्पताल पहुंचते ही एक जानी पहचानी सूरत ने हमारा स्वागत किया। आइए, सासू माँ। अस्पताल की समन्वयक पारुल ने सांप जैसी धूर्त मुस्कान बिखेरते हुए पास आई। उसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर लालच टपक रहा था। माँ, इस क्लिनिक में चलते हैं। पारुल ने मुझे अंदर ले गई। क्लिनिक में डॉक्टर विजय ठंडे चेहरे के साथ बैठे थे। बैठिए, विजय ने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई और प्रिया व आदित्य मेरे दोनों तरफ खड़े हो गए। वृद्धा माँ, आज आपकी तबीयत कैसी है? विजय ने बनावटी तरीके से पूछा। कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं। मेरा सिर ऐसा है जैसे कोहरे में लिपटा हो। मैंने जानबूझकर बड़बड़ाया और अपने माथे को छुआ। तो क्या आपको याद है कि आज कौन सी तारीख है? तारीख मुझे नहीं पता। पत्तियां गिरती देख लगता है कि शरद ऋतु है। मैंने जानबूझकर मूर्खों की तरह सिर हिलाया। आदित्य ने चिंता से भरे चेहरे के साथ मुझे देखा। माँ, क्या हुआ? आप ठीक हैं? हैं? आप ठीक हैं? लेकिन बेटा, ये जगह कहाँ है और वो कौन है? मैंने आदित्य को छोड़ प्रिया की ओर इशारा करते हुए पूछा। माँ, मैं हूँ, प्रिया हूँ। ये अस्पताल है। क्या आपको याद नहीं कि आप स्वास्थ्य जांच के लिए आई हैं? प्रिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और घबराहट में कहा, ओह, क्या ऐसा था? मैंने खालीपन से छत की ओर देखा और खुद से बात की। विजय ने प्रिया के साथ अर्थपूर्ण नज़रें मिलाईं। मुझे लगता है कि कुछ विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। मैं थोड़ी तैयारी करके आता हूँ। विजय अपनी सीट से उठा। आदित्य जी, आप भी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए। मुझे आपको जांच परिणामों के बारे में पहले से कुछ बातें समझानी हैं। ओह, ठीक है, समझ गया। कुछ भी न जानने वाला आदित्य आसानी से विजय के साथ चला गया। क्लिनिक में अब मैं, प्रिया और पारुल, बस हम तीन ही बचे थे। उफ, आखिरकार वह बेकार बेटा निकल गया। पारुल ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। इस बार पिछली बार जैसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे ठीक से निपटाना होगा। प्रिया ने पारुल पर चिल्लाया। चिंता मत कीजिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पारुल ने कागज़ों का एक बंडल निकाला। अगर किसी तरह इस दस्तावेज़ पर दस्तखत मिल जाए तो तुरंत जबरन भर्ती कराया जा सकता है, फिर खेल ख़त्म। लेकिन अगर सासू माँ आखिर तक दस्तखत न करें तो क्या होगा? प्रिया ने बेचैन आवाज़ में पूछा। ऐसे में बस डिमेंशिया का जाली प्रमाण पत्र बना दो। डॉक्टर विजय तो इस काम के विशेषज्ञ हैं। पारुल ने फुसफुसाते हुए कहा। जाली? हाँ, यह वही तरीका है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर किसी बुजुर्ग को डिमेंशिया घोषित कर दिया जाए तो वह कानूनी रूप से अक्षम हो जाता है और संरक्षक को सारी संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। पारुल ने घिनौनी हंसी बिखेरी। तो इसमें कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता काफ़ी है। तब तक उस बुढ़िया को यहीं अस्पताल के कमरे में बंद रखा जा सकता है। ठीक है, इसे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाइए। मुझे तुरंत उस सासू माँ का अपार्टमेंट बेचना है और सारी बचत भी निकालनी है। प्रिया की आवाज़ में गहरा लालच टपक रहा था। मैं एक खाली चेहरे के साथ दोनों शैतानों की बातचीत स्पष्ट रूप से सुन रही थी। मेरे सीने में रखा छोटा रिकॉर्डर इस पूरी बातचीत को बिना किसी कमी के रिकॉर्ड कर रहा था। माँ, थोड़ा होश में आइए, यहाँ देखिए। प्रिया ने मेरे सामने कागज़ों को धकेल दिया। ये क्या है? ये बस एक साधारण सहमति पत्र है। आपको बस इस पर अपना नाम लिखना है।
मैंने कागज़ों को उठाने का नाटक किया। मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे एक भी अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे चश्मा लाना चाहिए। अरे बहुत मुश्किल है। माँ, आपको बस इस पर दस्तखत करना है। प्रिया ने ज़बरदस्ती पेन मेरे हाथ में थमा दिया। ठीक उसी समय क्लिनिक का दरवाज़ा अचानक खुल गया। आदित्य और विजय अंदर आए। ओह, माफ़ कीजिए, तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। क्या आप थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं? पारुल घबरा गई और तुरंत कागज़ों को अपने बैग में छिपा लिया। हम आखिरकार अस्पताल से बाहर निकले। कार में आदित्य ने भारी आवाज़ में कहा, माँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। उनका कहना है कि अस्पताल में भर्ती होकर विस्तृत जांच करवाना अच्छा रहेगा। मैं ठीक हूँ, मैंने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। घर पहुँचते ही मैंने प्रिया की नज़र बचाकर जल्दी से बाहर निकल गई और माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र की ओर पागलपन की तरह दौड़ी। दीदी, मालती और एक अन्य साथी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। मैंने जैकेट उतारकर रिकॉर्डर निकाला। साथी ने तुरंत रिकॉर्डर को लैपटॉप से जोड़ा। तो एक बार सुने। साथी ने प्ले बटन दबाया। जल्द ही प्रिया और पारुल की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें कमरे में भर गईं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस डिमेंशिया का जाली प्रमाण पत्र बना दो। मुझे तुरंत उस सासू माँ का अपार्टमेंट बेचना है और सारी बचत भी निकालनी है। हम तीनों ने अपनी सांसें रोककर उनकी आपराधिक साजिश को सुना। ये तो शानदार है। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही साथी खुशी से उछल पड़ा। अपराध की साजिश शुरू से आखिर तक पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई है। ये एक सबूत ही काफ़ी है। सच में? मेरी आंखों में गर्म आंसू भर आए। दीदी, हमने कर दिखाया, आखिरकार कर दिखाया। मालती ने मुझे पूरी ताकत से गले लगा लिया। एक मिनट रुकिए, मैं इसमें से सारी शोर हटाकर आवाज़ को और साफ कर देता हूँ। साथी ने फिर से कीबोर्ड पर तेज़ी से टाइप करना शुरू किया। लगभग 10 मिनट बाद एक कहीं ज़्यादा साफ और स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। अब मैं इस फाइल का यूएसबी और क्लाउड हर जगह बैकअप ले लेता हूँ। इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। साथी व्यस्तता से काम कर रहा था। दीदी, आखिरकार हमें पहला सबूत मिल गया है। मालती ने मेरा हाथ कस कर पकड़ा। धन्यवाद, ये तुम दोनों की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, दीदी, आज आपने बहुत मेहनत की, इसलिए यहीं से। सावित्री दीदी, आप रुकें, मैं आपके लिए गर्मागर्म दाल चावल बनाती हूँ। मालती रसोई की ओर बढ़ी। वाह, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मैं मदद करती हूँ। सानू भी खुशी से उठ खड़ी हुई। हम तीनों एक छोटी सी मेज़ के चारों ओर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। दाल चावल और गर्मा-गर्म सब्जियों का स्वाद ऐसा था कि दुनिया में कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। दीदी, अब इस रिकॉर्डिंग से प्रिया भी मान जाएगी, मालती ने कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मेरा आदित्य जब यह सुनेगा तो उसे अपनी माँ को धोखा देने का पछतावा होगा। उसे प्रिया की असलियत भी पता चल जाएगी। हाँ दादी, सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाएगा, सानू ने अपनी थाली खाली करते हुए कहा। उस रात मैंने लंबे समय बाद चैन की नींद सोई। माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र के छोटे से अंदरूनी कमरे में लेटने पर वे भयानक सपने गायब हो गए और शांति छा गई। यह हमारी पहली और रोमांचक जीत थी। यह बहुत छोटी लेकिन निश्चित जीत थी। मैंने सोचा कि मैं कल ही आदित्य को यह रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे बेटे को सच्चाई का पता चल जाए तो ये नरक ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद से भरी हुई गहरी नींद में सो गई। अगले दिन भोर में मैं माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र से निकली और ऐसे घर में दबे पांव घुसी जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मुझे हल्की नींद आ गई। तभी मेरा फ़ोन बजा। सानू का फ़ोन था। दादी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत। फ़ोन पर सानू की आवाज़ थरथरा रही थी। सानू, क्या हुआ है? शांत होकर बताओ। मालती मैडम गायब हो गई हैं। माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या? मेरा दिल धक से बैठ गया और मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। सानू, वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने हड़बड़ी में कपड़े पहने और पागलों की तरह माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र की ओर भागी। वहां पहुंचने पर सामने का दृश्य देखकर मेरी सांस अटक गई। ज्योतिष केंद्र पर तूफान आया हुआ था। ताबीज़ और यंत्र टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखरे हुए थे और भारी ज्योतिष मेज़ भी उल्टी पड़ी थी।
मालती, मालती, तुम कहाँ हो? मैंने अंदर के कमरे से लेकर हर कोना तलाशा, लेकिन मालती का कोई निशान नहीं मिला। दादी, ये देखो। सानू ने अपने नीले पड़े चेहरे के साथ मुझे अपना फ़ोन दिखाया। स्क्रीन पर एक डरावना टेक्स्ट मैसेज था। अब और फालतू बातों में मत पड़ो, अगला नंबर तुम्हारा है। भेजने वाले का नंबर अज्ञात था। यह कब आया? आज सुबह, और दादी यह भी। सानू ने एक खाली डिब्बे की ओर इशारा किया। यहाँ माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र के अंदर और बाहर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बैकअप डिवाइस छिपा था। वह पूरी तरह से गायब हो गया है। भूत प्रेत की तरह इसे भी ले गए। तो हमारे पास अब क्या सबूत है? भाग्य से कल की रिकॉर्डिंग मैंने अपने लैपटॉप और क्लाउड में अलग से बैकअप कर रखी थी। वह सुरक्षित है, सानू ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। मालती आखिर कहाँ चली गई? मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं बैठ गई। दादी, हमें पुलिस को बताना चाहिए। हाँ, ऐसा ही करते हैं। मैंने कांपते हाथों से हान दो इन को फ़ोन किया। हान दो इन तुरंत माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र पहुंची। हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके जल्द से जल्द उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हान दो इन ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा। दादी, अभी घर वापस जाना सुरक्षित है। आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बहू आप पर शक करे। ठीक है। मैंने भारी कदमों से घर की ओर वापसी की। घर में घुसते ही आदित्य ठंडे चेहरे के साथ लिविंग रूम में खड़ा था। माँ, आप आजकल इतनी बाहर क्यों घूमती रहती हैं? मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं टहलने गई थी। माँ, मुझसे बात करो, यहाँ आकर बैठो। आदित्य ने सोफे की ओर इशारा किया। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई। आदित्य, वास्तव में मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने अपनी जेब से वह यूएसबी निकाली जो सानू ने रात में मुझे दी थी। ये क्या है? तुम खुद सुनो। तुम्हारी जिस पत्नी पर तुम्हें इतना भरोसा है, वह क्या योजना बना रही है, उसे अपने कानों से सुनो। मैंने आदित्य को यूएसबी दी। आदित्य ने झिझकते हुए यूएसबी को लैपटॉप में लगाया। तुरंत ही रिकॉर्डिंग चलने लगी। बस हस्ताक्षर ले लो और तुरंत ज़बरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, फिर खेल ख़त्म। यह भयानक बातचीत सुनकर आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। यह सब क्या बकवास है? ठीक उसी समय सामने का दरवाज़ा खुला और प्रिया अंदर आई। अपनी ही आवाज़ को लैपटॉप से बहता सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह प्रिया जल्दी से दौड़कर आई और लैपटॉप को ज़ोर से बंद कर दिया। अरे, ये सब मनगढ़ंत है, ये झूठ है। प्रिया की आंखों से अचानक बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। माँ को उस धोखेबाज ज्योतिषी ने पूरी तरह बहका दिया है। वह नीम हकीम ज्योतिषी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए यह सब कर रहा है। क्या मालती धोखेबाज है? मैंने गुस्से में चिल्लाया। बेशक, वह ज्योतिषी माँ को गुमराह करके हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। प्रिया आदित्य के हाथ से लटकी हुई दर्द से रोने लगी। अरे, अगर माँ ऐसे अजीब लोगों के चक्कर में पड़कर घर की सारी संपत्ति लुटा दें तो क्या होगा? प्रिया, आदित्य ने कांपती आंखों से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। आदित्य, होश में आओ, उस चालाक औरत के बहकावे में मत आओ। मैंने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे हिलाया। माँ, कृपया बस करो। आदित्य ने मेरा हाथ झटक दिया। माँ आजकल बहुत अजीब हो गई हैं। सुबह घर से निकल जाती हैं और अजीब लोगों के साथ घूमती हैं। मुझे माँ की रक्षा करनी होगी। क्या? माँ, अपना फ़ोन दो। आदित्य ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मेरा फ़ोन क्यों? ताकि माँ फिर से उन अजीब लोगों से संपर्क न कर सकें। आदित्य ने मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया और मेरी जेब से फ़ोन छीन लिया। आदित्य, ये क्या कर रहे हो? तुरंत इसे वापस दो। मैंने फ़ोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर के कमरे में धकेल दिया। माँ, मुझे माफ़ करना, यह सब आपको बचाने के लिए है। आदित्य, दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैंने पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बाहर से बस डरावनी कुंडी की आवाज़ सुनाई दी। आदित्य, कृपया माँ के साथ ऐसा मत करो। मैं गले फाड़ फाड़ कर अपने बेटे का नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गर्म आंसू मेरे गालों पर बहने लगे।
जिस बेटे पर मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, मेरे बेटे ने भी मुझे छोड़ दिया। बेटे के मुझे बंद करने के बाद दिन में 2 बार प्रिया खाने को दरवाजे के सामने रख जाती थी, जैसे जानवरों को चारा फेंका जाता है। और 4 दिन बाद दोपहर में भारी दरवाज़ा खुला और प्रिया एक अजनबी आदमी के साथ अंदर आई। माँ, नमस्ते कीजिए, ये हमारे वकील साहब हैं, प्रिया ने मुझे घृणित रूप से मीठी मुस्कान के साथ कहा। वकील ने पैनी निगाहों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सावित्री देवी जी, अब और हंगामा मत कीजिए, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। वकील ने मेरे सामने कागजात रखे। ये क्या है? मैंने कांपते हाथों से कागजात उठाए। संरक्षकता आवेदन। उन शब्दों ने मेरी आंखों और मेरे दिल को चीर दिया। मैं यह सब कभी नहीं करूँगी। मैंने कागजात फाड़कर फेंक दिए। माँ, कृपया ऐसा मत कीजिए, यह सब आपके भले के लिए है। प्रिया ने कागजात फिर से उठाकर मेरे सामने फैला दिए। नहीं, मैं मर भी जाऊं तो भी यह नहीं करूंगी। सावित्री देवी जी, अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो हमें कानूनी रूप से ज़बरदस्ती कदम उठाना पड़ेगा, वकील ने बर्फ़ जैसी ठंडी आवाज़ में कहा। माँ, कृपया, अगर आप आसानी से हस्ताक्षर कर देती हैं तो काम आसान हो जाएगा। प्रिया ने ज़बरदस्ती पेन मेरे हाथ में थमाया। नहीं नहीं, मैंने पेन फर्श पर फेंक दिया, गिरा दिया। माँ, प्रिया ने कागजात फाड़ दिए हैं। अगर आप इस तरह करेंगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें ज़बरदस्ती आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नहीं, मैं डरकर पीछे हटी। तभी अचानक बिस्तर से टकराकर मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं लड़खड़ा गई। माँ, प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या? ये पागलपन। मैंने बेबसी से विरोध किया, लेकिन अंततः मेरे पैरों में जान नहीं बची और मैं मेज़ पर गिरते हुए बैठ गई। उसी क्षण मैंने देख लिया, मुझे सहारा देती प्रिया के चेहरे पर जीत की एक फ्लीटिंग मुस्कान। उसके होंठों का हल्का सा उभार मुझे एक शैतान की मुस्कान जैसा लगा। वकील साहब, आज आप जाइए, मैं आपको फिर से संपर्क करूंगी। प्रिया ने वकील को विदा किया। मैं फर्श पर बैठी शून्य में खिड़की से बाहर देख रही थी। बेटे ने मुझे जेल में डाल दिया और बहू मुझे मानसिक रोगी बनाने पर तुली है। मालती गायब हो गई और साहिल से भी संपर्क टूट गया है। मैं पूरी तरह अकेली हो गई हूँ। खिड़की से बाहर लाल सूर्यास्त हो रहा था। मेरी ज़िंदगी भी उस ढलते सूरज की तरह ख़त्म हो रही थी। क्या सब कुछ ऐसे ही छीन लिया जाएगा और ख़त्म हो जाएगा? आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन तभी मुझे लगा कि मुझे ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अभी हार नहीं मान सकती, ऐसे मर नहीं सकती। मैंने आंसू पोंछे और सिर उठाया। मुझे इस नरक से जीवित निकलना है और उन शैतानों को सब कुछ वापस लौटाना है। मुझे भागने का, जीवित रहने का तरीका खोजना होगा। लेकिन खिड़की मजबूती से बंद थी और दरवाजे के बाहर लगा ताला मेरा मजाक उड़ा रहा था। तभी सामने के दरवाजे से शोर सुनाई दिया। माफ़ कीजिएगा, पुलिस। सावित्री देवी जी हैं क्या? मैंने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। ये निश्चित रूप से इंस्पेक्टर आकाश काका की आवाज़ थी। मैं यहाँ हूँ पुलिस अंकल, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाई जैसे वह टूट जाएगा। अरे, पुलिस वाले अचानक हमारे घर क्यों आए? प्रिया की आवाज़ में घबराहट साफ दिख रही थी। थाने में एक वरिष्ठ नागरिक के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है। हमें सावित्री देवी जी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। लापता? हमारी माँ अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। दरवाज़ा खोलिए। नहीं, अभी उनके सोने का समय है तो। श्रीमती, अगर आप ऐसा करती रहेंगी तो आपको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सज़ा मिल सकती है। आकाश की आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी और दृढ़ थी। जल्द ही ताला खटकने और खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। दादी, आप ठीक हैं? आकाश तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों में अनजाने में गर्म आंसू आ गए। अरे पुलिस वाले साहब, हमारी माँ आजकल थोड़ी मानसिक रूप से परेशान हैं, इसलिए हमने बस। प्रिया आकाश के पास आकर बहाने बनाने लगी। ठीक उसी पल मैंने दराज खोला और अपनी सबसे गहरी छिपी हुई चीज़, अपनी डायरी निकाली। दादी, उठिए, मैं आपकी मदद करूँगा। आकाश ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे उठाया। उसी क्षण मैंने चुपचाप डायरी आकाश के हाथ में थमा दी। आकाश ने पलक झपकाए बिना डायरी अपनी जेब में रख ली। श्रीमती,
एक बुजुर्ग को इस तरह कमरे में बंद करना स्पष्ट रूप से अवैध कारावास है। उन्हें बंद नहीं किया था, बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहे थे। माँ आजकल अजीब और ख़तरनाक लोगों के साथ घुल मिल रही हैं। प्रिया ने अपनी नसें फुलाते हुए विरोध किया। उस हिस्से की हम सटीक जांच करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। दादी, फ़िलहाल मेरे साथ एक सुरक्षित जगह चलिए। आकाश ने मुझे सहारा देकर लिविंग रूम में निकाला। प्रिया हक्का बक्का होकर सोफे पर बैठी थी। माँ, प्रिया ने मुझे देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ बस हिलते रहे। दादी, इस तरफ। आकाश मुझे मुख्य दरवाजे की ओर ले गया। पुलिस वाले साहब, यह हमारी पारिवारिक समस्या है। पुलिस को इसमें बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रिया पीछे से चिल्लाती हुई आई। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामले एक गंभीर अपराध हैं, जिनमें पुलिस को निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। आकाश ने प्रिया के शब्दों को ठंडे ढंग से काटा और मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ही मैं थोड़ी राहत की सांस ले पाई। दादी, यह डायरी आपके लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। आकाश ने मेरे द्वारा दी गई डायरी खोलते हुए कहा। हाँ, यह मेरे खून और आंसुओं का दस्तावेज़ है, जिसमें मैंने जो कुछ भी झेला है उसे एक भी दिन बिना भूले दर्ज किया है। आपने बहुत अच्छा किया। अब यह सब उन्हें सज़ा दिलाने का सबूत बनेगा। उस रात आकाश ने साहिल और मालती को पुलिस स्टेशन बुलाया। मालती, तुम सुरक्षित हो, यह जानकर मुझे बहुत राहत मिली। मैं रिश्तेदार के घर छिपी थी। मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से दीदी को कुछ हो जाएगा। मालती ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। अब सभी सबूत इकट्ठा हो गए हैं। अंतिम योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। आकाश ने मेरी डायरी खोलते हुए कहा। अंतिम योजना? साहिल की आंखों में चमक आ गई। हाँ, प्रिया और उसके सभी षड्यंत्रकारियों को एक जगह इकट्ठा करना है और सारे सबूतों को सबके सामने सार्वजनिक करना है। किस तरीके से? मालती जी, पूरे गांव को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित कीजिए। आकाश ने मालती की ओर देखा। भोज? हाँ, एक ऐसा बड़ा आयोजन जिसमें गांव के सारे दुर्भाग्य दूर हों और धन संपत्ति आए। अगर हम यह अफवाह फैलाते हैं कि इसमें धन का योग है, तो प्रिया उस प्रलोभन को कभी नहीं छोड़ पाएगी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। मालती ने अपना घुटना थपथपाया। 3 दिन बाद गांव के सामुदायिक केंद्र में एक बड़ा बैनर लगा हुआ था। गांव का महाधन प्राप्ति प्रार्थना समारोह। मालती पूरे गांव में घूम घूम कर पर्चे बांट रही थी। ये समारोह बहुत ख़ास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी धन संपत्ति की राह में रुकावटें हैं। ये अचूक है। ये खबर प्रिया के कानों तक भी पहुंची। धन संपत्ति। प्रिया की आंखों में लालच चमक उठा। समारोह के दिन साहिल सामुदायिक केंद्र पहले ही पहुंच गया। अरे नौजवान, तुम ये सब क्यों लगा रहे हो? सामुदायिक केंद्र के प्रबंधक ने पूछा। तो साहिल ने शांति से जवाब दिया, ऐसे पवित्र समारोह को वीडियो में अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए। बाद में यह हमारे गांव के प्रचार सामग्री के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा क्या? साहिल ने एक बड़ी स्क्रीन और एक प्रोजेक्टर लगाया। शाम होते ही लोग उमड़ने लगे। निश्चित रूप से प्रिया भी आदित्य को ज़बरदस्ती खींच कर ले आई। अजी, हमें भी ऐसी जगह आना पड़ेगा। शर्म आ रही है। आदित्य बुड़बुड़ाया। आप बस चुप रहिए। वैसे भी हमारा धंधा डूबने वाला है, तो कम से कम धन के लिए प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। आखिर समारोह शुरू हुआ। मालती ने डमरू और ढोल बजाते हुए किसी देवी की तरह नृत्य करना शुरू कर दिया। आज इस जगह पर मैं आपके सभी दुर्भाग्य को दूर करूंगी और सुनहरी संपत्ति लाऊंगी। मालती की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं आकाश की सुरक्षा में हॉल के पीछे चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। समारोह अपने चरम पर था और सभी की निगाहें मालती पर टिकी हुई थीं। तभी ये हुआ। अचानक हॉल की सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं। ओह, ये क्या हो रहा है? लोग फुसफुसा रहे थे। तभी मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन तेज़ी से रोशन हो गई और स्पीकर से एक परिचित आवाज़ आने लगी। ये सहमति पत्र ही नहीं, बल्कि संपत्ति हस्तांतरण का समझौता भी पूरी तरह तैयार है। बस दिमाग की रिपोर्ट को जाली बनाना है और बात ख़त्म। ख़त्म। हॉल में खलबली मच गई। ओह, ये क्या आवाज़ है? ये सावित्री जी की बहू की आवाज़ नहीं है क्या? स्क्रीन पर साहिल द्वारा ठीक किए गए बैंक खातों का विवरण दिख रहा था। प्रिया द्वारा मेरे खाते से निकाले गए पैसों का लेन देन तारीख के अनुसार साफ साफ दिख रहा था। ये सब झूठ है। ये सब मैनिपुलेटेड है।
प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी आकाश आदित्य के पास गया और उसे मेरी डायरी थमा दी। आदित्य जी, इसे एक बार पढ़िए, यह माँ के दिल की बात है। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर बेटे के लिए एक प्रार्थना लिखी थी। हे भगवान, कृपया मेरे बेटे आदित्य के कारोबार को फलने फूलने में मदद करें, ताकि मैं अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा फिर से देख सकूं। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। आजकल आदित्य के चेहरे पर उदासी छाई रहती है। मेरे बेटे आदित्य पर क्या गुजरी, और ये बूढ़ी माँ कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा दिल अंदर तक टूट रहा था। प्रिया की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपक पड़े, जैसे बांध टूट गया हो। माँ, प्रिया ने अपनी नोटबुक सीने से लगाई और फूट फूट कर रोई। स्क्रीन पर लगातार सबूत वाले वीडियो चल रहे थे और प्रिया व उसके साथियों की काली करतूतें एक एक करके सामने आ रही थीं। नहीं, प्रिया चिल्लाई और भागने की कोशिश की। रुक जाओ। सामुदायिक केंद्र के दरवाजे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी अंदर आ गए। प्रिया, तुम्हें धोखाधड़ी और बुजुर्गों के शोषण के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, एक पुलिस अधिकारी ने हथकड़ी निकालते हुए कहा। नहीं, यह गलतफहमी है। प्रिया ने चीखते हुए आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया। मेरे पति, मेरी मदद करो। लेकिन आदित्य ने अपनी पत्नी से नजरें हटा लीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। माँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती की। आदित्य जमीन पर हाथ पटक कर रोने लगा। मैं धीरे धीरे आदित्य के पास गई। आदित्य बेटा, माँ को माफ़ कर दो। सच में मैं बहुत दुखी हूँ। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह रोया। मैंने चुपचाप आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, अब सब ठीक है। पुलिसकर्मी प्रिया को बाहर खींच ले गए। मुझे छोड़ दो। प्रिया आखिर तक हाथ पैर मारती रही, लेकिन उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। मैं सामुदायिक केंद्र के बाहर आई और उन्हें दूर जाते देखा। मालती और एक युवक मेरे पास आए। दीदी, हम जीत गए। मालती ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या सब सच में ख़त्म हो गया है? हाँ दादी, अब सब खत्म हो गया है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। घने बादलों वाले रात के आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। एक लंबा और बुरा सपना आखिरकार ख़त्म हो गया था। माँ, मैं कितना मूर्ख था। मुझे ज़िंदगी भर प्रायश्चित करना होगा। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो बस यही काफ़ी है। मैंने आदित्य को गर्मजोशी से गले लगा लिया। पुलिस अधिकारी मेरे पास आए। दादी, आपने बहुत कुछ सहा है, आप सचमुच कमाल हैं। ये आपकी वजह से है अधिकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादी की सारी संपत्ति भी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने चारों ओर उन 3 लोगों को देखा जो मेरे साथ खड़े थे, मालती, युवक और अधिकारी। अगर ये नहीं होते तो मैं अब तक कहीं सब कुछ खोकर रो रही होती। आप सभी का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। दीदी, अब सब कुछ भूल जाओ और घर जाकर आराम करो। मालती ने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। रात के आसमान के तारे आज ख़ास तौर पर चमक रहे थे। मेरी ज़िंदगी में भी आखिरकार सितारे फिर से चमकने लगे थे। तलवार जैसे तीखे दिन बीत गए और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। प्रिया और उसके साथी जेल में ठंडी कोठरी में अपने मुकदमे का इंतज़ार कर रहे थे। धोखाधड़ी, कैद, जाली दस्तावेज़ और बुज़ुर्गों के शोषण के उनके अपराध गंभीर थे। माँ, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। आदित्य ने मुझे सुगंधित कॉफ़ी का कप दिया। हाँ, धन्यवाद। मैंने गर्म कॉफ़ी का कप लिया। आदित्य ने अपनी सारी अधूरी व्यावसायिक परियोजनाओं को साफ कर दिया था, जिनमें केवल कर्ज ही बचा था, और अब वह चुपचाप मेरे बगल में खड़ा था। माँ, आज हमें वकील से मिलने जाना है, चलो साथ चलते हैं। हाँ ठीक है। हम एक साथ कानूनी कार्यालय की ओर चल पड़े। सावित्री देवी जी, बहुत अच्छी खबर है, वकील ने दस्तावेज फैलाते हुए मुस्कुराया। बहू द्वारा हटाई गई लगभग सारी संपत्ति वापस मिल गई है। बैंक खाते में जमा पैसे, सोने की अंगूठियां और पेंशन बीमा सब अपनी जगह पर आ गया है। यह बहुत अच्छी बात है। हाँ,
और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए हमने एक वित्तीय संरक्षा प्रणाली स्थापित की है। अब कोई भी आपकी संपत्ति को मनमाने ढंग से छू नहीं सकता, वकील ने विस्तार से समझाया। आप अपनी सभी संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं करेंगी, लेकिन बड़ी रकम के लेन देन के लिए आपको केवल संरक्षक की सहमति लेनी होगी। आप जिसे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानती हैं, उसे संरक्षक नियुक्त कर सकती हैं। धन्यवाद वकील साहब, सचमुच धन्यवाद। मैंने गहरी राहत की सांस ली। अब मैंने अपनी ज़िंदगी की आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से वापस पा ली थी। कुछ दिनों बाद मैं हल्के मन से माता दुर्गा ज्योतिष केंद्र गई। जो दरवाज़ा कस कर बंद था वह खुला हुआ था। मालती, अरे दीदी आइए। मालती ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। ज्योतिष केंद्र, जो पहले अस्त व्यस्त था, ऐसे साफ सुथरा हो गया था जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। क्या तुमने फिर से खोल दिया है? हाँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मालती मुस्कुराते हुए बोली। आजकल ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं, भविष्य पूछने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपकी तरह अन्याय झेलने वाले लोग सलाह के लिए ज़्यादा आते हैं। हाँ दीदी, आपकी कहानी पूरे मोहल्ले में एक वीरता की गाथा की तरह फैल गई है। हर कोई मेरे पास मदद के लिए आता है। मालती के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। अरे वाह, हमारी मालती तो गांव की समस्या सुलझाने वाली बन गई है। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मालती शर्माते हुए मुस्कुराई। एक हफ्ते बाद मैं अपने बेटे के साथ एक संपत्ति के कार्यालय गई। माँ, क्या तुम सच में जगह बदल रही हो? आदित्य ने दुखी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। फिर भी क्या मैं ज़िंदगी भर प्रायश्चित करते हुए आपकी सेवा नहीं कर सकता? आदित्य, प्रायश्चित ऐसे नहीं होता। तुम अपनी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर जियो, वही इस माँ के लिए सच्ची भलाई होगी। हम पास में रहते हुए अक्सर मिल तो सकते हैं, है ना? मैंने आदित्य का हाथ गर्मजोशी से पकड़ा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करूँगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया जहाँ अच्छी धूप आती थी। यह मेरे अकेले रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। माँ, मैं सामान शिफ्ट करने के दिन आकर सब कुछ ले जाऊँगा। हाँ, धन्यवाद बेटा। शिफ्ट होने के बाद मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरा अपना पूरा एक कमरा था। मैंने लिविंग रूम की खिड़की के पास अपने पसंदीदा ऑर्किड के पौधे रखे और बेडरूम में एक आरामदायक बिस्तर लगाया। माँ, अगले बुधवार को परिवार परामर्श की अपॉइंटमेंट ली है, चलो साथ चलते हैं। हाँ, हमें जाना चाहिए। मैं और आदित्य हर हफ्ते एक पेशेवर परामर्शदाता से मिलते थे। हम एक दूसरे के गहरे जख्मों को भरते और ईमानदारी से बातें करते थे। सावित्री देवी जी, आपका चेहरा सच में खिल गया है, परामर्शदाता ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं और आदित्य सच में माँ बेटे बन गए हैं। आदित्य जी भी बहुत बदल गए हैं। आप दोनों अब अतीत को छोड़कर एक सच्चे परिवार के रूप में उभर रहे हैं। एक धूप भरी दोपहर मुझे अधिकारी का फ़ोन आया। दादी, मेरे पास अच्छी खबर है। क्या खबर है? मुझे इस बार आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है, बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष टीम में। हे भगवान, सच में वाह, बधाई हो। ये सब दादी के मामले की वजह से हैं। अब मैं बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने वाले बदमाशों का ठीक से सफाया कर पाऊंगा। अधिकारी की आवाज़ में जोश भरा था। युवक भी खिलखिलाते चेहरे के साथ मेरे पास आया। दादी, मुझे आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। कहाँ? देश की सबसे अच्छी डिजिटल सुरक्षा कंपनी में। यह ऐसी जगह है जहां मैं अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकता हूं, युवक ने गर्व से कहा। भविष्य में मेरा सपना है कि मैं आपकी तरह कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों की मदद करने वाला सबसे अच्छा डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञ बनूं। हाँ, मेरा बहादुर युवक, मैंने गर्व से युवक के कंधे पर थपथपाया। महीने में एक बार हम चारों सामुदायिक केंद्र में इकट्ठा होते थे, मैं, मालती, युवक और अधिकारी। तो अब हम अपनी पहली शिकायत निवारण परामर्श बैठक शुरू करते हैं। मालती ने माइक पकड़ा और घोषणा की। केंद्र में मेरे जैसी ही कठिनाइयों का सामना करने वाले लगभग 10 बुजुर्ग बैठे थे। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप जैसी ही पीड़ा झेली है और उस पर विजय पाई है। हमने आपकी कहानियाँ वहाँ सुनने और आपकी मदद करने के लिए यह मंच बनाया है, एक वकील साहब ने पूरी तसल्ली से समझाया। अगर आपको किसी भी कानूनी सलाह की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइएगा।
मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। एक बुज़ुर्ग महिला ने धीरे से हाथ उठाया। मेरे भी बेटे ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप मुझे विस्तार से अपनी बात बता सकती हैं माँ जी। वकील साहब ने अपनी डायरी खोली। सुनील ने हमें डिजिटल सबूत जमा करने का तरीका बताया। उसने कहा, ऐसे करके आप बच्चों द्वारा मिटाए गए सभी संदेशों को भी वापस पा सकते हैं। मैंने अपना अनुभव साझा किया। मैंने भी आप सभी की तरह उसी नरक से गुजरी हूँ, लेकिन अगर हम कभी हार न माने तो हम जैसे लोग भी ज़रूर जीतेंगे। सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाया और मेरी बातों को ध्यान से सुना। परामर्श सत्र समाप्त होने के बाद हम पास के एक ढाबे पर इकट्ठे हुए और रात का खाना खाया। आज भी सभी ने खूब मेहनत की हमारे जीवन के लिए। मालती ने बियर का गिलास ऊपर उठाया। मुझे सच में लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनील गर्व से मुस्कुराया। भले ही हम खून के रिश्ते से न जुड़े हों, लेकिन अब हम एक परिवार की तरह हैं। वकील साहब ने कहा, हाँ सही कहा, सच्चा परिवार। मैं उन तीनों को देखकर प्यार से मुस्कुराई। हम एक नए परिवार समुदाय थे जो एक दूसरे के लिए दुनिया का सबसे मजबूत सहारा बन गए थे। एक चमकीली वसंत दोपहर में मैं अपने नए घर की बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। खिड़की से आती धूप बेहद गर्म और सुखद थी। तभी आदित्य का फ़ोन आया। माँ, सप्ताहांत पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाऊंगा, साथ में भोजन करते हैं। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैंने फ़ोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखा। अपार्टमेंट के बगीचे में चेरी के फूल खिल उठे थे। मैं अब कोई कमज़ोर और बूढ़ी महिला नहीं थी जो किसी पर निर्भर रहती हो। मैं अपने जीवन की मालकिन थी। मैं एक ऐसी इंसान थी जो अपने दम पर सम्मान के साथ खड़ी थी। हर सुबह मैं खिड़कियाँ आँख खोलकर धूप का स्वागत करती और बाजार जाकर ताज़ी सब्जियाँ खरीदती। मैं मालती से मिलती, गपशप करती और सुनील से कंप्यूटर चलाना भी सीखती। यह सब मेरा चुना हुआ जीवन था, जैसा मैं चाहती थी। चेरी के फूल हवा में बर्फ़ की तरह उड़ रहे थे। यह एक शानदार और खूबसूरत नज़ारा था। मैंने मुस्कुराते हुए एक घूंट कॉफ़ी ली। ये एक नई शुरुआत थी, मेरे सच्चे जीवन की शुरुआत। मैंने इस लंबी लड़ाई से सीखा था कि सिर्फ उम्र बढ़ने से परिवार के नाम पर अन्याय सहना ज़रूरी नहीं है। यदि आप भी किसी अन्याय का शिकार हैं तो कभी हार न माने। ज़रूर कोई न कोई मदद करने वाला मिलेगा और आप ज़रूर जीतेंगे, मेरी तरह। अगर किसी ने यह कहानी अंत तक सुनी हो तो कृपया मुझे बताएं कि आपने इसे अच्छी तरह से सुना है। धन्यवाद।